दोस्तों, सड़कों पर लगातार यातायात बढ़ रहा है, जिसके कारण एक्सीडेंट होना आम बात हो गया है। रोज हजारों एक्सीडेंट्स भारत में हो रहे हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को, हर सामान्य व्यक्ति को मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम 1988 के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति, लगभग व्यक्तियों के पास तो अब गाड़ी है। जिनके पास गाड़ी है, अगर उस गाड़ी से कोई दुर्घटना हो जाती है तो उन्हें किस प्रकार का हर्जाना पे करना होगा, कैसे मामले को मैनेज करना होगा, इसके लिए इस अधिनियम को जानना जरूरी है। और जिन व्यक्ति के पास गाड़ी नहीं है, उन्हें अगले गाड़ी की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि लगातार यातायात बढ़ रही है और एक्सीडेंट एक आम बात हो गई है। कहीं ना कहीं एक्सीडेंट 10-20 किलोमीटर पर हो ही जाता है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में यह समझते हैं कि अगर आप भी एक्सीडेंट्स की चपेट में आ जाते हैं तो आप, यदि गाड़ी मालिक हैं या आपका एक्सीडेंट होता है, तो आप मामले को कैसे मैनेज करेंगे, और अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो आप हर्जाना कैसे प्राप्त कर पाएंगे, अपना मामला कैसे लड़ पाएंगे। आइए पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में समझते हैं कि अगर आपको हर्जाना लेना है तो किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, किससे आपको हर्जाना लेना है, किस प्रकार से हर्जाना मिलेगा। आइए डिटेल्स में इस वीडियो में समझते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम 1988 के अंतर्गत कौन सा व्यक्ति क्षतिपूर्ति के लिए दावा कर सकेगा, यानी हर्जाना पाने के लिए दावा कर सकेगा। आइए इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और मात्र वह घायल हुआ है व्यक्ति, तो घायल व्यक्ति हर्जाने का दावा प्रस्तुत कर सकता है इस अधिनियम के अंतर्गत। और यदि व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु हो गई है तो उस मृतक के आश्रित या वारिस जो उसके हैं वह क्षतिपूर्ति का दावा इस अधिनियम के अंतर्गत कर सकते हैं। और तीसरी स्थिति यह है कि जैसे किसी ने गाड़ी लड़ा दी, किसी की संपत्ति का नुकसान अगर हो गया है, जैसे कोई क्षति, मानवीय क्षति कोई नहीं हुई, कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ, ना किसी को चोट लगी, लेकिन किसी की संपत्ति थी उसको ले जाकर तोड़ फोड़ दिया है, तो उस संपत्ति का स्वामी भी हर्जाने का दावा ला सकता है इस अधिनियम के अंतर्गत। या विधिक प्रतिनिधि भी दावा कर सकता है क्षतिपूर्ति के लिए। विधिक प्रतिनिधि कौन होगा? जैसे अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो आप अगर कोर्ट कचहरी नहीं करना चाहते हैं, आप मामले की स्वयं पैरवी नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक विधिक प्रतिनिधि अपना नियुक्त कर देते हैं कि आप मेरा मामला देखिएगा और क्षतिपूर्ति मुझे दिलवाइएगा, इसमें से मैं आपको भी कुछ फीस के रूप में दे दूंगा। वकील को, किसी भी वकील को विधिक प्रतिनिधि लोग नियुक्त कर लेते हैं, वह क्षतिपूर्ति का दावा करता है। दोस्तों, अब दोस्तों, क्षतिपूर्ति देगा कौन, क्षतिपूर्ति मिलेगी किससे? तो दोस्तों, क्षतिपूर्ति जो है वह मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम 3 व्यक्तियों से दिलवाता है। पहला व्यक्ति जो होता है वह होता है वाहन चालक, जो कि वाहन चला रहा है, उससे क्षतिपूर्ति दिलवाएगा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम। दूसरा जो है वाहन बीमा कंपनी से भी आपको क्षतिपूर्ति दिलवा सकता है, और तीसरा वाहन स्वामी से भी क्षतिपूर्ति दिलवा सकता है मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम। यानी क्षतिपूर्ति देगा कौन? वाहन चालक, वाहन की बीमा कंपनी और वाहन स्वामी। यह आपको क्षतिपूर्ति देंगे अगर आपका नुकसान हुआ है, आप एक्सीडेंट्स की चपेट में आए हुए हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि कागजात क्या क्या लगेंगे, किन चीज़ों की मुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी तब मुझे क्षतिपूर्ति मिलेगी। तो दोस्तों, आइए इसके बारे में भी समझते हैं। दोस्तों, कागजात में सबसे पहला कागजात जो आपका लगने वाला है वो यह लगने वाला है दुर्घटना की पुलिस रिपोर्ट या FIR। आपके साथ एक्सीडेंट हुआ तो अगर आप FIR नहीं करेंगे, बाहर से ही मामला सेटल कर लेंगे, तो आपको क्षतिपूर्ति कोर्ट के द्वारा नहीं मिल पाएगी। आपको मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति आपको नहीं मिल पाएगी, आपको FIR करना होगा। दूसरी बात, दुर्घटना का विवरण, समय, स्थान आदि दस्तावेज, जैसे कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, किस समय पर हुआ है, क्या हुआ है, FIR आप करेंगे तो उसमें हो जाता है। अब अगर व्यक्ति सिर्फ घायल हुआ है तो उस घायल व्यक्ति का मेडिकल रिपोर्ट लगेगा कि कितना घायल हुआ है, कितना क्या सारी व्यवस्था है, उसका मेडिकल रिपोर्ट भी आप तैयार करवा लीजिएगा। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में उपचार पर्ची होनी चाहिए, दवा जो कराए हैं आप उसकी पर्ची होनी चाहिए, दवा का बिल होना चाहिए, कितना दवा आप करवाए हैं, कितना पैसा आपका दवा में लगा है। यात्रा का व्यय दस्तावेज होना चाहिए, जैसे आपका जब एक्सीडेंट हुआ तो आप लेकर गए आए तो यात्रा में भी खर्चा होता, उसका भी अपने पास दस्तावेज रखिए। और
मृतक की आय क्या है, अगर व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसकी आय कितनी थी और आय में उसकी आने वाले समय में बढ़ोतरी कैसे हो सकती थी, इन सबको देखकर आपको हर्जाना दिया जाता है। कोई व्यक्ति 50 लाख रुपए महीने कमा रहा था तो उसे हर्जाना उस हिसाब से दिलवाया जाएगा क्योंकि आगे वो चलकर बहुत पैसे कमाता, और जो व्यक्ति बेरोजगार है उसके हिसाब से हर्जाना उसे दिलवाया जाता है। तो आप इसका भी ध्यान रखिए, मृतक की आय बनवा के रखिए आप, और मृतक की आय में बढ़ोतरी कैसे हो सकती है उसका भी प्रमाण पत्र आप अपने पास रखिए, तभी आपको हर्जाना मिलेगा। दोस्तों इन सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने के बाद आप या तो विधिक प्रतिनिधि नियुक्त कर दीजिए, किसी वकील के जिम्मे कर दीजिए कि मोटर वाहन दुर्घटना वो देखते हैं, आपको क्षतिपूर्ति दिलाएं, या स्वयं पैरवी कर सकते हैं, आपको क्षतिपूर्ति मिलने वाली है। अब दोस्तों ये बात हो गई कि अगर कोई गंभीर रूप से घायल है या उसकी मृत्यु हो गई है तो वह क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा। अब लोगों के मन में शंका होती है कि अगर जैसे रोड पे जा रहे हैं, अब वहां साधारण चोट लग गई, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, छोटी सी घटना हो गई, साधारण चोट उन्हें लग गई, तो उनके मन में शंका रहती है क्या मुझे भी क्षतिपूर्ति मिलेगी? जी हाँ, ऑफकोर्स आपको भी क्षतिपूर्ति मिलेगी, क्योंकि मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 कहती है कि साधारण चोट पर भी हर्जाना दिया जाए व्यक्ति को। अब आपको कम हर्जाना मिलेगा, हल्का हर्जाना मिलेगा, लेकिन आपको हर्जाना अवश्य ही मिलने वाला है साधारण चोट पर भी। अब दोस्तों बात आती है कि आपका ये जो हर्जाना मिलेगा, ये जब मिलेगा जब आपको गाड़ी का मालिक भी आपको मिल जाएगा, जिसने एक्सीडेंट किया है उसका आपको पता होगा। अब अगर एक्सीडेंट किसी गाड़ी ने किया और फिर वो गाड़ी लापता हो गई, तब आपको हर्जाना कैसे मिलेगा, आपको अभी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों भारतीय मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम 1988 की धारा 162 कहती है कि अगर वाहन दुर्घटना करके लापता हो जाता है, तो अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे 8500 रुपए, अगर व्यक्ति विकलांग हो जाता है तो उसे 2000 रुपए सेलेटियम फंड से दिया जाए। और फिर इसके बाद में जब वाहन स्वामी का पता चल जाएगा और जब वाहन स्वामी से उस व्यक्ति को हर्जाना मिल जाएगा तो ये पैसे फिर सेलेटियम फंड में वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर मोटर वाला टक्कर मार के लापता हो गया है तो उसके तुरंत इलाज के लिए, उसकी तुरंत व्यवस्था के लिए सेलेटियम फंड से उसे 8500 रुपए मृतक व्यक्ति को, विकलांग व्यक्ति को 2000 रुपए दिया। अब दोस्तों अगली स्थिति जो होती है वो ये होती है कि कई बार तो वाहन स्वामी की गलती होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिसका मोटर है उसकी गलती नहीं होती है, तब वो हर्जाना कैसे देगा जब उसकी गलती ही नहीं। जैसे मेरी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है और कोई व्यक्ति खड़ी गाड़ी पर आकर टकरा कर उसकी मृत्यु हो गई या उसे विकलांग हो गया, गंभीर चोटें लग गई, तब मैं हर्जाना क्यों दूंगा? क्योंकि मैं गाड़ी चला ही नहीं रहा था, सामने वाले की ही गलती है। तो अगर जो वाहन स्वामी है उसकी गलती नहीं है, तब हर्जाने के रूप में जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जो व्यक्ति विकलांग हुआ है, उसे 50,000 रुपए दिलवाए जाते हैं। अगर मृत्यु हो गई है, अगर मृत्यु नहीं हुई है तो उसे 25,000 रुपए दिलवाए जाते हैं विकलांग व्यक्ति को, अगर हाथ पैर टूट गया है तो। दोस्तों हर्जाना ये बढ़ता जाता है आपकी गलती के हिसाब से। मोटर वाहन स्वामी की अगर गलती है तो आपका हर्जाना बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जितनी आपकी गलती बढ़ती जाएगी उतने ही आपका हर्जाना कम होता चला जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है। साधारण चोट लगेगी आपको हर्जाना कैसे लेना है, मृत्यु अगर हो गई है दुर्घटना में तो आपको हर्जाना कैसे लेना है, अगर आप गंभीर रूप से घायल हो गए हैं तो आपको हर्जाना कैसे लेना है, सारा मोटा मोटा आप समझ गए होंगे। इसकी जानकारी होना आपको बहुत आवश्यक है, चूंकि जो भी व्यक्ति रोड पर निकल रहा है इस समय उसको मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। चूंकि जब एक्सीडेंट होता है तो वहां लोग समझा बुझाकर वहां मामले को दबाने का प्रयास करते हैं, मामले को लगभग दबा भी देते हैं और आपको हर्जाने के लिए वहां आवेदन ही नहीं करने देते हैं, चूंकि वही मामला सेटल कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप हर्जाने के लिए आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन स्वीकार होगा, आपको एक मोटी रकम भी मिल सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।